नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर को डिटेल में समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बॉयलर कहाँ पे यूज होता है इसको भी समझेंगे और दोनों में जो क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है सभी को बहुत डिटेल में समझेंगे, विद लॉजिक के साथ समझेंगे। देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है ये तो बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस एराइज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं ये बहुत कम जगह मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे कि ये डिफरेंसेस क्यों अराइज हो रहे हैं, क्या लॉजिक है इन डिफरेंसेस को, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है, जैसे ये वाला जो बॉयलर है ना, ये फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें फायर ट्यूब बॉयलर में जो हीट सोर्स होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए, और हीट सोर्स जो होता है वो ट्यूब के अंदर होता है। तो जैसे यहाँ पे एक फर्नेस है जिसमें फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, और इससे जो हॉट फ्लू गैस बन रही है वो ट्यूब में जा रही है, और सेल साइड में वाटर है। तो इस तरह के जो बॉयलर होंगे उसको फायर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने मोर स्पेसिफिकली बोला कि हीट सोर्स होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि फ्लू गैस ही होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस इंडस्ट्री में, मोस्टली रिफाइनरीज में, अगर आपका हॉट ऑयल है और वो ट्यूब में जा रहा है और सेल साइड में आपका अगर वाटर है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप के बॉयलर को भी फायर ट्यूब बॉयलर ही बोलेंगे। तो बेसिकली इसमें मेन बात क्या है कि ट्यूब में आपका हीट सोर्स होना चाहिए, तो ये आपका होगा फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में कैसे होता है? वाटर ट्यूब में ट्यूब में वाटर होता है, जैसे देखिए यहाँ पे वाटर इन हो रहा है और स्टीम में कन्वर्ट होकर यहाँ स्टीम आउट हो रहा है, और सेल साइड में आपका फ्लू गैस फ्लो हो रहा है। तो ऐसे टाइप के बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेशली क्या बात है कि इसमें हीट सोर्स सेल साइड में है। तो बेसिकली वाटर ट्यूब बॉयलर में सेल से आउटसाइड से इनसाइड हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे है कि सेल साइड से हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है ट्यूब साइड में, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, ट्यूब साइड से हीट ट्रांसफर हो रहा है सेल साइड में। तो ये मेन डिफरेंसेस है। अब ये हमने बेसिक डेफिनेशन समझ लिया, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे यूज होता है। अब देखिए, कुछ तो ये आपका जो स्टैंडर्ड जो बॉयलर होते हैं उसके बारे में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर का। फायर ट्यूब बॉयलर के जैसे कुछ एग्जांपल है कॉर्निश बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर, कॉचरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, स्कॉच मैरिन बॉयलर, ये सब जो एग्जांपल है ना, ये फायर ट्यूब बॉयलर के हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वाटर ट्यूब बॉयलर का अगर आप देखें, तो वाटर ट्यूब बॉयलर का देखिए लामाउंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ना, ये वाटर ट्यूब बॉयलर के हैं। अच्छा, अगर रिफाइनरी में बात करें तो जितने भी प्रोसेस जो फ्लूइड है हाई टेम्परेचर के, जैसे मोस्टली जो बॉटम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आरएफसीसी का बॉटम प्रोडक्ट जो है, आरएफसीसी का बॉटम प्रोडक्ट क्या है, स्लरी ऑयल है। स्लरी ऑयल काफ़ी हाई टेम्परेचर से कॉलम से ड्रॉ होता है, अराउंड 350 330 टू 350 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से होता है। उसी तरह वीडियो का बॉटम प्रोडक्ट जो है वैक्यूम रेसिड्यू ऑयल, ये भी काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ड्रॉ होता है। अब ये जो हाई टेम्परेचर पे ड्रॉ होता है ना, तो क्या करते हैं कि पहले तो इसको हीट एक्सचेंज करा लेते हैं कूल फीड के साथ प्री हीट एक्सचेंजर ट्रेन में। फिर भी इसका टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होता है, तो उतना मतलब लोअर टेम्परेचर पे लाने के लिए आप कूलिंग वाटर में तो हीट वेस्ट नहीं करोगे, तो उसके लिए बॉयलर होते हैं। और ये सभी जो बॉयलर होते हैं ना, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। बस बेसिकली जो ऑयल है वो ट्यूब साइड में जाता है, और सेल साइड में जो है आपका सेल साइड में आपका ये वाटर रहता है और स्टीम जनरेट होता है। जबकि आप देखो जो हीट रिकवरी, ये माने वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर जो रिफाइनरीज में होते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, या फिर आप जैसे जीटी प्लांट में देखो तो एचआरएसजी होता है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन। ये सभी में क्या होता है कि जो प्रोसेस से आपका जो हॉट फ्लू गैस बाहर निकल रहा है और उसका हीट रिकवर करने के लिए जो बॉयलर होते हैं, वो ये बड़े-बड़े बॉयलर होते हैं, और ये वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। यानी ट्यूब्स में वाटर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, और ट्यूब्स में वाटर होता है, और आपका सेल साइड में फ्लू गैसेस पास होती है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर के हैं, फायर ट्यूब बॉयलर, और ये सब जो एग्जांपल हैं ये आपके वाटर ट्यूब बॉयलर के हैं। तो अब यहाँ पे आपने इतना चीज देख लिया, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक चीज आपको ध्यान में आ गया होगा कि जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं मोस्टली छोटे छोटे बॉयलर होते हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर जो बड़े बॉयलर हाई कैपेसिटी के बॉयलर होते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। तो इसीलिए अगर कैपेसिटी के हिसाब से और प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से अगर डिफरेंस देखा जाए, तो फायर ट्यूब बॉयलर जो है मोस्टली प्रीफर किया जाता है लो कैपेसिटी और लो प्रेशर के लिए, और वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो हाई कैपेसिटी, हाई स्टीम और हाई सुपर हीट टेम्परेचर के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर होता है।
लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, मतलब किस किस आधार पे हम ये ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी बॉयलर डिजाइन हो रहा है तो पहले सेल का थिकनेस अगर डिजाइन होगा तो सेल का थिकनेस का हमने पढ़ा था कि टी इज इक्वल टू होता है पी डी नॉट डिवाइडेड बाई 2 FJ प्लस पी। ये जो थिकनेस का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे चीज ध्यान दो कि आप अगर वाटर जो है सेल साइड में है तो डायमीटर तो उस साइड ज्यादा ही है, और अगर उसका प्रेशर भी बढ़ा देंगे तो उस समय क्या होगा कि थिकनेस रिक्वायरमेंट जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। और चूंकि वाटर डायरेक्टली कांटेक्ट में है सेल के भी और ट्यूब के भी, तो सेल का भी थिकनेस बहुत बढ़ जाएगा और ट्यूब का भी थिकनेस बढ़ जाएगा। तो ये टोटली अनइकोनॉमिकल हो जाएगा एट हायर कैपेसिटी और बेसिकली हायर प्रेशर में। जबकि अगर वाटर ट्यूब में है तब क्या होगा, तो अब ट्यूब में डायमीटर तो बहुत कम है ही, डायमीटर बहुत कम है, और उस केस में आप प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये इकोनॉमिकल होगा एट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर या हाई कैपेसिटी के लिए। तो इसलिए ये लिखा है कि अगर प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो लो प्रेशर सिस्टम में फायर ट्यूब बॉयलर यूज होता है, और हाई प्रेशर सिस्टम में, और बेसिकली अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो हाई टेम्परेचर सिस्टम में आपका ये वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। बेसिकली इसके अलावा कैपेसिटी की भी बात किया जाए तो बेसिकली ये लो कैपेसिटी बॉयलर में यूज होता है। ऐसा भी क्यों है, इसको और भी डिटेल में और भी रीजन्स हैं। एक तो मैंने कॉस्ट का रीजन दिया, और भी रीजन है जो कि सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम पढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फायर ट्यूब बॉयलर यूजुअली प्रेफर किया जाता है जब प्रेशर रिक्वायर्ड जो है 25 से 30 केजी तक हो, और स्टीमिंग रेट जो 30 टन तक है, ऐसा लिखा है। बट इन प्रैक्टिकल जब 10-12 टन तक ही मोस्टली फायर ट्यूब बॉयलर देखा है मैंने। और वाटर ट्यूब बॉयलर जो है ना हायर कैपेसिटी, जहाँ पावर प्लांट में है, या वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर जो हाइट जिसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे मिटा दूँ तो ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाई प्रेशर और लार्ज डायमीटर फायर ट्यूब बॉयलर्स विल नीड थिक सेल प्लेट्स विच विल बिकम अनइकोनॉमिकल एंड इम्प्रैक्टिकल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसके लिए क्या लिखा है कि अगर हाई कैपेसिटी है 30 to 650 टन पर आवर है, और हाई प्रेशर का भी रिक्वायरमेंट है अप टू 160 डिग्री से 160 केजी और 540 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये पावर प्लांट में और मेनली है जो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर हैं, ये सभी वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। तो एक तो हमने थिकनेस का रीजन दे दिया जिससे इकोनॉमी डिसाइड हो रहा है, कॉस्ट डिसाइड हो रहा है, और भी रीजन देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएंगे तो देखिए, हाँ, अगर इफिशियंसी की बात किया जाए तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये समझने के लिए आपको समझना है कि बेसिकली हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर कहाँ ज़्यादा आसान होगा उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो अगर आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर बेसिकली जो डिपेंड करता है ना वो नसेल्ट नंबर यानी H/D/K, ये हम लोगों ने पढ़ा ये था, या HL/K जो भी आपने पढ़ा होगा। बेसिकली कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी कंडक्टिव हीट ट्रांसफर होता है। तो अगर हीट ट्रांसफर जो रेट है ना बेसिकली हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली नसेल्ट नंबर ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। तो नसेल्ट नंबर बेसिकली फंक्शन होता है रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रैंटल नंबर और सम म्यू डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू लाइक दिस, इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा ना आपका नसेल्ट नंबर बढ़ जाएगा, और नसेल्ट नंबर बढ़ जाएगा तो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ जाएगा, हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो अब हम दोनों ही केसेस लेते हैं। अगर 50 जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा कि नहीं, और वाटर ट्यूब बॉयलर किस में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा हो रहा है ये देखेंगे। अच्छा, जब हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स में ओवरऑल हीट ट्रांसफर की कोफिशिएंट की बात करना पड़ता है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो कि UO से डिनोट कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से अगर मैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करूँ तो बेसिकली जो होगा वो होगा, सॉरी, वो होगा UO, और ये जो है बेसिकली आता है 1/HI प्लस 1/HO। मतलब क्या है, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट प्लस प्लस क्या आता है R0 ln R0/RI डिवाइडेड बाय क्या है,
तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा ही था, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ना डिपेंड करेगा इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एज वेल एज आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब हम लोग लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर का, कि अगर फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर, तो इसमें अगर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेसिकली डिपेंड करता है रिनॉल्ड्स नंबर पे। रिनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बाई म्यू। तो अगर फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो जहां ट्यूब में आपका फायर है, यानी हॉट फ्लू गैसेज या लिक्विड है, तो ट्यूब में है तो उसका डेंसिटी उसका डायमीटर तो बहुत कम है, और डायमीटर कम है, और साथ में अगर गैसेज की बात करें तो डेंसिटी भी बहुत कम है फ्लू गैसेज। तो यानी क्या है कि ट्यूब साइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कम है, इसलिए नसेल नंबर बहुत कम हो जाएगा, इसलिए आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें, अगर वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है, नसेल नंबर विल बी फंक्शन ऑफ रिनॉल्ड्स नंबर, एंड रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। अब यहाँ पे क्या है आपका, अगर फ्लू गैसेस की बात करें, यानी हॉट फ्लू गैसेस की बात करें, वो है जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो सेल साइड में है, तो डायमीटर ज्यादा है, तो ओवरऑल रिनॉल्ड्स नंबर ठीक ठाक रहेगा, तो उस साइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम नहीं हो पाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, एक भी साइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो कम ही होना है। और इसीलिए आप आसानी से ये बोल सकते हो कि फायर ट्यूब बॉयलर में हीट ट्रांसफर की इफिशियंसी जो है वो कम होगी कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। और यही चीज यहाँ पे लिखा है, आप देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये क्या लिखा है कि इन वाटर ट्यूब बॉयलर द फ्लूइड विथ हायर डेंसिटी फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स एंड द फ्लूइड ऑफ लोअर डेंसिटी फ्लोज थ्रू ए लार्जर डायमीटर एक्सटर्नल ट्यूब। तो इसके रिजल्ट क्या होगा कि वाटर ट्यूब बॉयलर का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू कंडेंसिंग बॉयलर एंड विथ सेम साइज एंड मटेरियल। ठीक है। तो अब इसी चीज को यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे और चीज लिखा आएगा, वो देखिए क्या लिखा है। और इसके अलावा एक तो ये डेफिनेशन हो गया जिसके आधार पे हम समझ पा रहे हैं कि हीट ट्रांसफर इफिशियंसी जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर से ज्यादा होगा वाटर ट्यूब बॉयलर में। एक दूसरा रीजन ये भी दिया है कि अगर वाटर ट्यूब बॉयलर में ना बेसिकली फ्लू गैस बहुत लॉन्ग पाथ फॉलो करता है, और इसीलिए इसको लार्जर हीट ट्रांसफर एरिया मिल जाता है, इसलिए बेटर इफिशियंसी मिल जाती है। मतलब क्या है कि फ्लू गैस को आप देखोगे उसमें क्या है, इकोनोमाइजर सेक्शन तक पूरा फ्लू गैस में हीट ट्रांसफर उसका ले ही लेते हैं, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में ऐसे कुछ इकोनोमाइजर सेक्शन ये सब तो नहीं उसका यूज कर पाते हैं, कर भी सकते हैं इकोनोमाइजर, ऐसा नहीं है, बट इसका जो पाथ है बेसिकली फायर फ्लू गैस का, वो वाटर ट्यूब बॉयलर में बहुत लॉन्ग पाथ होता है, तो ओवरऑल उसको हीट ट्रांसफर एरिया ज्यादा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ट्यूब्स है ना, तो ट्यूब्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ाने से हीट ट्रांसफर एरिया बहुत बढ़ जाएंगे वाटर ट्यूब बॉयलर्स में, और इसीलिए आपका ओवरऑल जो है हीट ट्रांसफर इफिशियंसी जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर में ज्यादा होती है। अच्छा, अब इसके लिए अब इफिशियंसी तो ऑब्वियसली इनहेरेंटली इफिशियंसी कम है फायर ट्यूब बॉयलर में कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर में, तो मैन्युफैक्चर लोग क्या करते हैं कि इफिशियंसी बढ़ाने के लिए फायर ट्यूब बॉयलर में भी नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक तो साइज, कंबसन चैम्बर का साइज बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ा देते हैं स्मॉलर ट्यूब करके, और नंबर ऑफ पासेज बढ़ा करके, इस तरह से इफिशियंसी बढ़ा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में तो मार खा गए, तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एरिया बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें करते हैं तो इस तरह के केसेस में ओवरऑल जो है स्मॉलर बॉयलर के में वाटर ट्यूब बॉयलर से फायर ट्यूब बॉयलर का साइज जो है वो कम हो जाता है। तो these design changes have resulted in marked improvement in heat transfer efficiency of fire tube boiler. Another output from this is that the overall footprint boiler size of fire tube boiler will be smaller in comparison to water tube boiler only in lower capacity। और ये हम बताएंगे कि क्यों सिर्फ लोअर कैपेसिटी में ऐसा कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए कि इफिशियंसी बहुत कम हो रहा है फायर ट्यूब बॉयलर में, तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ा दिया, फायर ट्यूब का डायमीटर घटा दिया, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ा दिया। तो इस तरह से इफिशियंसी को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से आपका स्मॉलर बॉयलर ट्यूब में स्मॉलर बॉयलर में आपका फायर ट्यूब बॉयलर की साइज जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब ये ऐसा समझो तो ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये ऐसा ही है, तो फिर बड़े साइज के बॉयलर में भी ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? नंबर ऑफ फायर ट्यूब बढ़ा दो, इफिशियंसी बढ़ा दो, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में मार खा रहा है तो एरिया बढ़ा दो, और आपका फायर ट्यूब बॉयलर भी हाई कैपेसिटी बॉयलर के लिए भी यूज हो सकता है। तो बहुत सही बात है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। देखिए देखिए
अगर ओवरऑल जो वाटर कंटेंट की बात किया जाए ना, ओवरऑल वाटर कंटेंट की, तो वाटर कंटेंट ऑलवेज यही एक मेन डिफरेंसेज है जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेज अराइज हो रहे हैं फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में। वाटर कंटेंट जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर में ऑलवेज ज्यादा होगा कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर फॉर सेम कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें सेल में रहता है वाटर, और ऑब्वियसली सारे ट्यूब वाटर में मर्ज्ड होते हैं। जैसे अगर केटल टैप बॉयलर की ही बात करें जाए, तो केटल टैप बॉयलर जो है वो ऐसे होता है। तो केटल टाइप बॉयलर में आप देखो कि ट्यूब्स जो है वो सिर्फ यहीं तक रहते हैं, यहाँ तक ट्यूब रहेंगे और ये पानी से पूरा भरा रहता है। तो ऑब्वियसली वाटर की जो होल्ड अप वाटर है ना बहुत ज्यादा है फायर ट्यूब बॉयलर में। ठीक है, तो अगर आप कैपेसिटी बढ़ाने जाओगे ना तो आपका वाटर कंटेंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे लिख रहा है कि अगर आपको फायर ट्यूब की कैपेसिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बॉयलर कैपेसिटी, फायर ट्यूब बॉयलर विल इवेंचुअली हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर जैकेट। वेयरएज वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है, आप कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिंपल आप ट्यूब्स बढ़ा दो, आपके वाटर बॉयलर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको हायर कैपेसिटी बॉयलर की बात किया जाए ना, विथ एन इंक्रीज इन द वाटर जैक वॉल्यूम फॉर द फायर ट्यूब बॉयलर, देयर इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेड ऑफ विद द हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी एंड आल्सो रिस्पांस टाइम ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरिंग हीट। तो आप समझ गए कि अगर आपको बहुत हाई कैपेसिटी का बॉयलर चाहिए तो आपका वाटर कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा। वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अमाउंट के वाटर को हीट करना पड़ेगा। तो आपका आपका ये क्या होगा, स्टार्टअप शटडाउन में भी दिक्कत होगा, बहुत टाइम लग जाएगा स्टीम जनरेट होने में, और ओवरऑल इफिशियंसी भी आपका कम हो जाएगा। तो ये सिर्फ स्मॉल बॉयलर में ही आपका फायर ट्यूब बॉयलर अच्छा बनेगा, और हाई कैपेसिटी में वाटर ट्यूब बॉयलर अच्छा है क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट ऑलवेज कम होता है कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर में। क्योंकि उसमें सिर्फ ट्यूब्स में बॉयलर वाटर रहते हैं, ऑब्वियसली जितना स्टीम बनने के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही वाटर जा रहा है, जबकि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है और उसको हीट करने में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा। पूरा मान 4 टन भी स्टीम बनाना है तो आप कम से कम 50 टन उधर पानी रखें, 20 टन पानी रखें, तो उस पूरे 20 टन को पानी को सैचुरेशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा और तब जाकर ना स्टीम बनेगा। तो वो उस केस में ऑब्वियसली आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा लार्जर वॉल्यूम में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। स्टीम आपने चालू किया और उसको स्टीम जनरेट होने में 2 घंटे लग गए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर में इस तरह का इशू नहीं है। तो आप समझ गए बॉयलर साइज, वेट एंड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें हायर बॉयलर साइज, हायर कैपेसिटी के लिए आपका ये वाटर ट्यूब बॉयलर बेटर है। अदरवाइज अगर हाई कैपेसिटी में जाएंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर का वेट बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को लिखा है, फायर ट्यूब बॉयलर हैव ए स्मॉलर फुटप्रिंट व्हेन कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर ऑफ द सेम कैपेसिटी। ये कब होता है, जब लोअर बॉयलर कैपेसिटी में ही, हायर बॉयलर कैपेसिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट। अब आप सोचो कि वाटर ट्रीटमेंट किस में ज्यादा चाहिए, किस में ज्यादा प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, वो फायर ट्यूब बॉयलर में आपका जो है वाटर जो है सेल साइड में है, और सेल साइड में है तो इसलिए किसी भी केस में अगर मान लीजिए कि जो ट्यूब्स सॉरी जो ट्यूब्स हैं, ये जैसे ट्यूब्स हैं फायर ट्यूब बॉयलर में, तो इसमें अगर स्केल बनेगा भी तो स्केल जो है वो आपका मान लीजिए स्केल जो है ये स्केल बन रहा है तो ये बाहर बन रहा है। अब स्केल थोड़ा बहुत बाहर बनेगा, अगर वाटर की क्वालिटी खराब है तो स्केल बाहर बनेगा, फिर भी ये पूरा एक पूल में ही, वाटर पूल में ही है। मान लीजिए वाटर पूल को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा वाटर पूल के अंदर है। ठीक है, मैंने सेल साइड में, तो वाटर पूल के अंदर है, ये सारे वाटर है। तो ऑब्वियसली ऐसा किसी भी केस में नहीं आएगा कि ये ड्राई रन जैसा ट्यूब हो जाए, मतलब ट्यूब है, थोड़ा बहुत स्केल हो भी गया तो भी हीट ट्रांसफर लेने के लिए वाटर है अवेलेबल। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर में अगर ट्यूब्स है और ट्यूब्स के अंदर अगर स्केलिंग हो रहा है, यहाँ पे स्केलिंग हो रहा है, मैंने स्केलिंग को यह ऐसे ब्लू कलर से दिखा दिया, तो यहाँ पे अगर स्केलिंग हो रहा है तो क्या होगा, स्केलिंग होने की वजह से ना इसके अंदर फ्लूइड को, वाटर को फ्लो होने के लिए एरिया घट जाएगा। एरिया घट जाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर वाटर का फ्लो कम होगा, वाटर का फ्लो कम होने से रेजिडेंस टाइम बढ़ेगा, और रेजिडेंस टाइम बढ़ने से इसमें फाउलिंग की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सॉल्युबल फाउलिंग मटेरियल थे ना वो मोस्टली वाटर के साथ डिजोल्व होकर बाहर निकल जाते हैं, बट वाटर के वेलोसिटी कम होने से फाउलिंग टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, और इसलिए ये फाउलिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाएगा। कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने की वजह से ये फाउलिंग और बढ़ गया,
इधर से भी फाउलिंग और बढ़ गया, तो वाटर का क्वांटिटी इसमें और घट गया, वाटर का फ्लो रेट इसमें और घट गया, और इस तरह से ऑलमोस्ट ये प्लग हो जाएगा और मतलब काफ़ी कम इसमें वाटर का वॉल्यूम रहेगा, तो इसलिए ये इसका मेटल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये ट्यूब ब्रस्ट हो जाएगा। इसलिए वाटर ट्यूब बॉयलर में बॉयलर वाटर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी प्रिसाइजली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। माइनर स्केलिंग होगा तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं होगा, ट्यूब बर्स्टिंग नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग जितना समझ रहे थे उससे यही लग रहा था कि वाटर ट्यूब बॉयलर बहुत बढ़िया है, वाटर ट्यूब बॉयलर में एफिशिएंसी बढ़िया है, वाटर ट्यूब बॉयलर में आप लोड फ्लक्चुएशन बहुत आसानी से देख पाएंगे। हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। उसका कैपेसिटी अच्छा होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तक जा सकते हैं। तो मन में आ रहा था कि भाई वाटर ट्यूब बॉयलर ही क्यों नहीं यूज करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर क्यों नहीं यूज करते, क्यों यूज करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर हटा दो, वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज करो। तो उसमें देखिए ये इशू आता है, इसमें आपको काफ़ी प्रिसाइजली वाटर ट्यूब बॉयलर में प्रिसाइजली बॉयलर वाटर केमिस्ट्री मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में थोड़ा बहुत चल भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्केलिंग फॉर्म कर दोगे तो इसमें भी ट्यूब बस्ट हो सकता है, बट उतना ज़्यादा नहीं। शट डाउन लेकर के जब क्लीन करेंगे उस बीच में एरिया, उस बीच का जो टाइम है आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कोल्ड स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे कि स्टार्ट करने में किसमें ज़्यादा समय लगेगा। अगर उसकी बात करें तो अगर बॉयलर को स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर शट डाउन या फिर कमीशनिंग के दौरान, तो अगर कोल्ड स्टार्टअप की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फायर ट्यूब बॉयलर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें उसको ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उतना लार्ज अमाउंट ऑफ ये वाटर को आपको सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर तक ले जाना पड़ेगा। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर जो है वाटर कंटेंट कम होता है, तो सिमिलर साइज वाटर ट्यूब बॉयलर में उसका स्टार्टअप टाइम में बहुत कम आएगा। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि और इसी वजह से अगर आप लोड स्विंग की बात किया जाए तो लोड स्विंग मतलब अगर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, अगर प्रेशर टेम्परेचर घट रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपको कम अमाउंट ऑफ स्टीम बनाना है या ज़्यादा अमाउंट स्टीम बनाना पड़ेगा, तो उस केस में वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो आसानी से चेंज कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि 10 टन से आपको 20 टन जाना है, या 15 टन जाना है, या 15 टन से फिर वापस 10 टन जाना है, तो इसमें कम टाइम में चला जाएगा। तो ये लोड स्विंग को आसानी से मैनेज कर लेगा वाटर ट्यूब बॉयलर में, और इसीलिए इसका टर्न डाउन रेशियो जो है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आप इसका हाई ऑपरेटिंग स्टीम लोड डिवाइड बाय लो ऑपरेटिंग स्टीम लोड, मतलब ये जो रेशियो है ये बहुत अच्छा होता है। तो एज ए रूल ऑफ थंब याद रखिए कि अगर आपको कांस्टेंट एंड स्टेडी लोड चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो उसमें फायर ट्यूब वाला बढ़िया है। अदरवाइज अगर आपका बहुत स्विंग हो रहा है, लोड आपका वेरी कर रहा है, तो उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर एक बेटर चॉइस। अच्छा, तो ये सारे एक तरह से देखा जा रहा है तो यही समझ में आ रहा है कि एक बॉयलर वाटर केमिस्ट्री के अलावा ऑलमोस्ट सारे चीज़ों में वाटर ट्यूब बॉयलर विन कर रहा है फायर ट्यूब बॉयलर से। तो फायर ट्यूब बॉयलर को यूज ही क्यों करते हैं? एक तो बॉयलर वाटर केमिस्ट्री का पॉइंट आया था, दूसरा एक और पॉइंट है कॉस्ट का। देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर का कॉस्ट ना ऑब्वियसली लोअर होता है कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर फॉर सेम साइज में भी देखा जाए तो। और इसके अलावा फायर साइड इसका क्लीनिंग भी आसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए फायर ट्यूब डिजाइन इज कंसेप्टिवली लेस कॉम्प्लेक्स वाटर ट्यूब से, इसीलिए इसका मतलब कॉस्ट कम हो जाता है। इसलिए आप देखो जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है ना, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, ये सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में आपका फायर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा मिलेंगे। मोस्टली वो पैकेज बॉयलर होते हैं, एक साथ पैकेज होकर के आ जाते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसका जो लेबर कॉस्ट भी होता है, जो असेंबल करने में वो ज़्यादा टाइम लगता है, तो कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर्स में स्टील भी ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए यूजुअली मोर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट को लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।